वालेकुम। 9 क्लास मैथमेटिक्स का यूनिट 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज का ये लेक्चर हमारा बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल को और उसके साथ साथ हम करस्पॉन्डेंस बिटवीन टू ट्रायंगल्स उसके कंसेप्ट को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब आगे जाने से पहले मैं आपको बेटा दो इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। नंबर 1, ये जो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रायंगल और कंसेप्ट ऑफ करस्पॉन्डेंस, बेटा आपने इन दोनों टॉपिक्स को बड़े अच्छे से स्टडी करना है, ध्यान और तवज्जो के साथ सुनना है, क्योंकि आज के बाद आगे आने वाले तमाम थ्योरम्स, वो चाहे 9th क्लास के हों या चाहे 10th क्लास के हों, वो सारे के सारे थ्योरम्स इन दो डेफिनेशंस के ऊपर बेस करेंगे। देयरफॉर थ्योरेटिकल पोर्शन समझते हुए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अनइम्पॉर्टेंट समझते हुए आपने इन दोनों डेफिनेशंस को बिल्कुल लाइट नहीं लेना और इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आपका अपना लॉस होगा। तो इनको, ये छोटा सा लेक्चर है, एक वीडियो लेक्चर, इसको आप तवज्जो से ध्यान से सुन लीजिए ताकि आपकी आगे आने वाले थ्योरम्स के लिए अच्छी बेस बन जाए। नंबर 2, पहली बात तो ये होगी कि इस लेक्चर को आपने पूरा एट द एंड, टिल द एंड आपने इसको देखना है। और दूसरी बात जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि थ्योरम्स स्टडी करने के बाद बेटा अक्सर बच्चों को एक ही प्रॉब्लम होती है कि सर पेपर में जाके थ्योरम भूल गया, पहली बात। या दूसरी प्रॉब्लम कि सर बुक में जो है वो एंगल ए बी सी लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम एंगल सी बी ए लिख सकते हैं? या सर बुक में ट्राइंगल ए बी सी लिखी हुई है, क्या इसको हम बी ए सी लिख सकते हैं? तो इस तरह के बहुत सारे सवालात स्टूडेंट्स के माइंड में आते हैं जो थ्योरम प्रिपरेशन में तंग करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं आपको, और एज अ रिजल्ट मैथमेटिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रहता। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज को आपने अच्छे तरीके से देखना है, सुनना है, समझना है, तो आपके इंशाल्लाह ये सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे और आपको जो है किसी किस्म की फर्दर आगे थ्योरम्स में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद आप लोग जानते हो कि एज अ स्टूडेंट एमसीक्यूज पोर्शन आपका बहुत वीक होता है, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हर लेक्चर के एंड में जो है यहाँ पे हम कुछ एमसीक्यूज शामिल करेंगे। इस लेक्चर के एंड में हम 7 एमसीक्यूज को स्टडी करेंगे। तो अब चलते हैं आगे, हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। अ ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके सामने एक ट्राइंगल आ गई है, ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के पास 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, तो एज अ रिजल्ट इन टोटल इसको हम कहते हैं कि उसके पास 6 एलिमेंट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं उसके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये 6 पार्ट्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि 3 साइड्स होंगी और 3 एंगल्स होंगे। अब हम बेटा देखते हैं कि 3 साइड्स कौन कौन सी। साइड्स को नाम कैसे देते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो बेटा आपने याद रखना है कि साइड्स को, ट्राइंगल की साइड्स को दो तरीकों से लेबल किया जा सकता है। फर्स्ट, आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी होती है और सेकंड आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूं तो ये वाली डायरेक्शन बनेगी मेरे पास, यानी मैं ए से बी पे आऊंगा, बी से सी पे और सी से ए पे जाऊंगा। तो इस तरह 3 साइड्स बनेगी मेरे पास। पहली आ जाएगी ये वाली साइड ए बी, दूसरी साइड होगी साइड बी सी और थर्ड साइड आ जाएगी साइड सी ए। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हुए मेरे पास ये 3 साइड्स आ गई, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए। अब इसके बाद मैंने आपको बता दिया कि हम ट्राइंगल को दो तरीकों से लेबल कर सकते हैं। नंबर 1 हमने एंटी क्लॉकवाइज लेबलिंग सीखी, उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग सीखेंगे क्लॉकवाइज लेबल कैसे किया जाता है। तो क्लॉकवाइज में जो है आप इस तरह की डायरेक्शन फॉलो करते हो। ठीक है, अब हम देखें तो सबसे पहले आप यूं कह लो, अगर यहां से शुरू करें तो पहली साइड ए सी हो जाएगी, दूसरी सी बी हो जाएगी और तीसरी साइड बी ए हो जाएगी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अगर हम साइड्स को लेबल करें तो हमारे पास पहली साइड आ जाएगी बी ए, दूसरी साइड हमारे पास आ जाएगी सी बी और थर्ड साइड हमारे पास आ जाएगी ए सी। अब यहां आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं
थ्योरम्स लिखते वक्त उनके प्रूफ, उनकी कंस्ट्रक्शन, गिवन स्टेटमेंट्स, रीजंस वगैरह लिखते वक्त बेटा आपने किसी एक डायरेक्शन को फॉलो करना है। या तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करोगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करोगे, दोनों को मिक्स नहीं करना। इसके बाद हम स्टडी करते हैं कि 3 एंगल्स जो हैं वो कौन-कौन से हैं, उनको लेबल कैसे किया जाता है। पहली बात मैं आपको बता दूं कि एंगल को लेबल 2 तरीकों से किया जाता है। ठीक है, एक पहला मेथड होता है, उसको हम कहते हैं सिंगल अल्फाबेट मेथड। उसमें हम सिंगल अल्फाबेट एबीसी के जो लेटर्स होते हैं, सिंगल अल्फाबेट हम यूज करते हैं। तो और दूसरे मेथड में जो है हम 3-3 अल्फाबेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले हम तीनों एंगल्स को सिंगल अल्फाबेट के मेथड से रिप्रेजेंट करवाएंगे। आप देखो बेटा, ये जो पॉइंट ए के ऊपर इधर ये वाला एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ए। इसी तरह पॉइंट बी के ऊपर ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे एंगल बी। और ये जो तीसरा पॉइंट सी के ऊपर एंगल बन रहा है, इसे हम कहेंगे एंगल सी। इन तीनों को हम नोट कर लेते हैं ताकि आप जब लिखो तो आपके नोट्स भी बन जाएं नोटबुक में। तो ये 3 एंगल्स हमने लिख दिए, एंगल ए इधर आ गया, फिर ये एंगल बी आ गया आपके सामने, और फिर ये आ गया एंगल सी। अब देखो इन तीनों एंगल्स को जो नाम दिए, एक एक अल्फाबेट यूज हुआ, सिंगल लेटर यूज हुआ बीच में। ठीक है, ये बात मैंने बोली थी कि फर्स्ट मेथड में हम सिंगल लेटर यूज करते हैं एंगल्स को लेबल करने के लिए। आगे नोट देखते हैं हम कि एंगल ए को दूसरे मेथड से आप कैसे लिख सकते हो। मैंने बोला कि 3 अल्फाबेट्स भी यूज हो सकते हैं किसी भी एंगल को नाम देने के लिए। अब देखो फॉर एग्जांपल, ये जो पॉइंट पे एंगल ए बन रहा है, इस एंगल को बेटा आप यूं भी कह सकते हो, एंगल सी ए बी। ये देखो, यहां से एंगल, ये वाला एंगल सी ए बी, यहां से ऐसे ये बन गया एंगल सी ए बी। इसको हम लिख देते हैं, और इसी को आप यूं भी लिख सकते हो, ये एंगल बी ए सी। ठीक हो गया। तो अब थ्योरम लिखते वक्त अगर आप एंगल ए लिखो या इसी एंगल को सी ए बी लिख दो या इसी एंगल को बी ए सी लिख दो, दोनों बातों का, तीनों बातों का एक ही मतलब होगा, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। तो यहां से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई कि सर पेपर में हम एंगल ए लिखें, एंगल सी ए बी लिखें या बी ए सी लिखें। अब आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अगर बुक वाले ने एंगल ए लिखा है, ठीक है, तो आप उसको जो है अपने कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए आप उसको सी ए बी लिख सकते हो, बिल्कुल ठीक होगा ये मैथमेटिकली। ओके, इसके बाद एंगल बी की बात करते हैं। ये है एंगल बी। तो 3 लेटर यूज करके इसको नाम कैसे दिया जा सकता है, इसको हम एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं, या इसको एंगल सी बी ए भी कहा जा सकता है। तो ये एंगल बी को आप एंगल सी बी ए लिखो या एंगल ए बी सी लिखो, तीनों बातों का एक ही मतलब है। ये तीनों मेथड्स बिल्कुल इक्वल हैं एक दूसरे के। इसी तरह ये मैं अब सामने लिख देता हूं, एंगल सी को आप यूं लिख सकते हो। ठीक है, अब बेटा एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल को हमने स्टडी कर लिया। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ट्राइंगल हैज टोटल 6 एलिमेंट्स। ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अ ट्राइंगल हैज टोटल 6 एलिमेंट्स, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अब बेटा हम कुछ एमसीक्यूज इस टॉपिक पे। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज 6 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आंसर मैंने आपको शुरू में इसलिए बता दिया कि ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल आपके पास कोई भी हो, ट्राइंगल आपके पास कोई भी हो, एलिमेंट्स उसके पास हमेशा 6 होते हैं, 3 साइड्स और 3 एंगल्स। तो यहाँ वैसे जो है थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए ट्राइंगल की टाइप लिख दी गई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का पूछ लिया गया। तो आपने याद रखना बेटा, ट्राइंगल इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, स्केलेन हो या राइट ट्राइंगल हो, हर किस्म की तमाम टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल 6 होते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ ट्राइंगल कैन बी लेबल्ड इन डैश वेज। इन हाउ मैनी वेज यू कैन लेबल अ ट्राइंगल। आप ट्राइंगल को हमेशा जो है वो हम पढ़ चुके हैं, 2 वेज में लेबल कर सकते हो, या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फा ऑप्शन। थर्ड एमसीक्यू है, which of the following directions can be used to name a triangle। अब इसको आप खुद गेस करो, ये आपको आना चाहिए, हम काफी पढ़ चुके हैं इसको। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे लेक्चर के शुरू में मैंने आपको बताया। आप देखिएगा,
अगर आप पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ चुके हो तो आपको याद होगा कि जब भी किसी थ्योरम का हम प्रूफ शुरू करने लगते हैं तो पहली लाइन में हम करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। ओके, तो इस वजह से जो है ये अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो थ्योरम्स के प्रूफ लिखना बुक से हट के खुद से अपनी वर्डिंग में लिखना वो आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल और आसान हो जाएगा और आप लोग रट्टे से बच जाओगे। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है ये अगर हमने दो ट्राइंगल्स ले ली, एक है ट्राइंगल ए बी सी और ये है ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल्स के दरमियान करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है उनकी साइड्स को मैच करना या उनके एंगल्स को मैच करना एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो करस्पॉन्डेंस की नोटेशन आपने याद रखनी है। सबसे पहले ये दो साइडों वाला टू साइडेड डबल साइडेड एरो यूज होता है करस्पॉन्डेंस को डिनोट करवाने के लिए और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया, साइड्स को साइड्स के साथ मैच करना और एंगल्स को एंगल्स के साथ मैच करना और ट्राई एंगल्स को ट्राई एंगल्स के साथ मैच करने को हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस। अब फर्ज करो मैं आपसे कहता हूं, अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स को स्टडी करते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूं बेटा। फर्ज करो मैं आपसे कहता हूं कि आप इस ट्राइंगल DEF को यहां से उठा के ओवरलैप करवा दो, रख दो ट्राइंगल ABC के ऊपर। तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल D होगा, ये जो पॉइंट D होगा, ये कौन से पॉइंट के ऊपर फॉल करेगा? पॉइंट A के ऊपर। तो इस चीज को मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि एंगल A एंड एंगल D आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। D A के साथ ओवरलैप किया, D A के साथ मैच हुआ, इस वजह से दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि एंगल A एंड एंगल D आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, इसकी रीडिंग करना आपको, ये पढ़ना आपको आना चाहिए, अपने नोट्स में लिख लेना इसके साथ आगे ब्रैकेट में इंग्लिश में ही लिख लेना कि एंगल A एंड एंगल D आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। इसको इधर लिख लेना आप, अच्छे नोट्स बन जाएंगे आपके। अच्छा, इसके बाद आप गौर करो, उसी तरह जब मैंने कहा कि दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराओ तो ये पॉइंट E या एंगल E कौन से एंगल के ऊपर फॉल करेगा? एंगल B के ऊपर फॉल करेगा। देयरफॉर एंगल B एंड एंगल E आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। इस चीज को भी यहाँ नोट कर लेते हैं हम, इसको भी ब्रैकेट में लिख लेना आप, ताकि ये भी आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, इसके बाद तीसरा जरा आप खुद गेस करो वो क्या होना चाहिए? पॉइंट, ये जो एंगल C है इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल F। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं कि एंगल C एंड एंगल F आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ईच अदर। इस बात को भी आप इधर नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल्स को तो हमने स्टडी कर लिया, अब हम पढ़ते हैं जरा करस्पॉन्डिंग साइड्स को। ठीक है, तो आप देखो वही वाली बात है कि अगर जो है मैं इस ट्राइंगल को यहां से उठाकर इस ट्राइंगल ABC के ऊपर फॉल करवाऊं, प्लेस करवाऊं, तो ये जो साइड है आपके पास साइड DE, ये वाली साइड साइड DE, ये कौन सी साइड के ऊपर आएगी? AB के ऊपर आएगी। इस चीज को हम ऐसे कहते हैं कि AB एंड DE आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ईच अदर और इसको मैथमेटिकली यूं लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखो ये जो साइड है आपके पास साइड BC, B से लेके C तक, ये किसके ऊपर आएगी? साइड EF के ऊपर आ जाएगी। तो BC एंड EF आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ईच अदर, इसको हम नोट कर लेते हैं। इसी तरह थर्ड आप देखो तो ये जो होगी साइड CA, ये ओवरलैप करेगी FD के साथ। देयरफॉर CA एंड FD आर आई एम सॉरी आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ईच अदर। तो यहां पे आपने देखा कि करस्पॉन्डेंस में ये देखा जाता है कि जब भी ट्राई एंगल्स को एक दूसरे के साथ ओवरलैप कराया जाए तो वो कौन सी दो साइड्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, जब भी किसी एक ट्राइंगल को किसी दूसरी ट्राइंगल के ऊपर रखा जाता है, प्लेस करवाया जाता है, तो इस प्लेसमेंट के दौरान जो साइड्स दोनों जोन सी दो साइड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती हैं वो दोनों साइड्स एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं। और इसी तरह इस प्लेसमेंट के दौरान जो दो एंगल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाते हैं वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब ये जो 6 एलिमेंट्स को हमने डिस्कस किया और इतनी बात हमारी लंबी हो गई, इस सारी लंबी बात को लिखने का एक शॉर्टकट तरीका भी है और ये शॉर्टकट तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम इसको यूं लिखते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर करस्पॉन्डिंग ट्राइएंगल्स ऑफ ईच अदर।
ये जो 6 पॉइंट्स अलग-अलग हमने लिखे हैं, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर, इनको यहाँ पे समराइज्ड फॉर्म में इधर लिख दिया गया है। ये समराइज हमने कैसे किया, अब आप देखो बेटा, ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये फर्स्ट लेटर के करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। ये फर्स्ट लेटर्स दोनों एक दूसरे के साथ करस्पॉन्ड करते हैं, तो हमने यही बात लिखी थी। इधर से क्या नजर आ रहा है, A and D are corresponding angles of each other, तो हम लोगों ने तो यही बात पहले लिखी थी। इसी तरह ये जो सेकंड लेटर होता है वो सेकंड के साथ करस्पॉन्ड करता है, therefore एंगल B and E are corresponding angles of each other, तो ये बात हमने इधर लिखी थी। इसी तरह C और F। अब हम साइड्स की बात करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, जरा साइड्स की बात करते हैं। तो आप जरा देखो कि साइड्स जो है 2 पॉइंट्स को मिला के बनती है, तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स यहां से मिलाओ A और B, तो यहां से फर्स्ट 2 पॉइंट्स कौन-कौन से आएंगे, D और E। Therefore A, B and D, E are corresponding sides of each other, तो ये बात तो पहले हम लिख चुके हैं। इसी तरह सेकंड और थर्ड लेटर को मिलाओ तो BC बनेगा और यहां से EF बनेगा, तो क्या पता चला, BC is corresponding side of EF, तो यही बात हमने पहले लिखी थी और इसी तरह इसको भी आप यहां से देख सकते हो। ओके, अब यहां पर आपने जब भी ये लाइन आपके पास किसी थ्योरम में लिखी आएगी तो करस्पॉन्डेंस आपने इस तरह से निकालनी है, पहला लेटर पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ और तीसरा तीसरे के साथ। ये ट्रिक आपने याद रखनी है। ओके, आई होप कि करस्पॉन्डेंस का कंसेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। अब उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यहां लिखा हुआ है कि इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए बी। इस ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड आपने बतानी है, तो ये तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे सबसे पहले देखो ए बी की पोजीशन क्या है। ए बी की पोजीशन है फर्स्ट और सेकंड लेटर, तो यहां से भी फर्स्ट और सेकंड लेटर आपने पिक कर लेने हैं, तो ये डी ई इसका आंसर बनता है, विच इज ऑप्शन बी। ओके, इसके बाद सेकंड एमसीक्यू है, इन द सेम करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, द साइड एफ डी करस्पॉन्ड्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग साइड्स। इनमें से आपने एफ डी की करस्पॉन्डिंग साइड बतानी है, वो कौन सी है। तो आप एफ डी की पोजीशन देखो, सबसे पहले लास्ट और फर्स्ट, ठीक है, लास्ट और फर्स्ट, इधर से भी वही डायरेक्शन फॉलो करो, लास्ट और फर्स्ट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सी ए। तो सी ए इज ऑप्शन सी, चार्ली ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू है हमारे पास कि विच एंगल करस्पॉन्ड्स टू एंगल डी। वही करस्पॉन्डेंस जो ऊपर वाले 2 एमसीक्यूज में ली गई थी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल बताना है। तो यहाँ पे आप देखो डी की पोजीशन क्या है, डी फर्स्ट प्लेस पे है, तो यहाँ से फर्स्ट प्लेस पर जो लेटर होगा वो आपका आंसर होगा, तो एंगल ए इज द राइट ऑप्शन, अल्फा इज द राइट ऑप्शन। तो इस लेक्चर को अच्छे से आप लोग तैयार करें, अपने पास रजिस्टर में या नोटबुक जो भी आपके पास है उसमें अपने हाथ से इन सारी चीजों को ऐसे ही नोट करें ताकि आपके नोट्स बन जाएं। और आखिरी एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ एग्जाम्स के हवाले से, कि आपके अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार होने चाहिए, किसी की बुक को आपने फॉलो नहीं करना। यही नोट्स तैयार करने के बाद स्कूल में आपका टेस्ट हो या बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह पर इन्हीं नोट्स को, अपने हाथ से बने हुए नोट्स को आपने रिवाइज करना है, तो चीजें आपकी बड़ी अच्छे से प्रिपेयर होंगी, ठीक है। तो बस आज का लेक्चर यहाँ पे हमारा एंड होता है। ये एक और एमसीक्यू है, इसको आपने खुद ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर मैं बात भी करूंगा, तो इसका जो है मैं आंसर भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।